हाय एवरीवन। मैं आशा करता हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। आज एक बहुत ही स्पेशल डे है क्योंकि आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट जिन्होंने 2023 के एपीएससी एग्जाम में ऑल इंडिया रैंक 1 सिक्योर किया था। सचिव नेहरा सर। सर मोस्ट वेलकम टू दिस पर्टिकुलर सेशन। थैंक यू कुलदीप जी, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग। सचिव सचिव नेहरा सर के बारे में आपको यही बताना चाहूंगा कि इनकी जो जर्नी है एक बहुत ही डेडिकेशन वाली, एक डिसिप्लिन वाली और स्मार्ट स्ट्रेटेजी वाली है। और इनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है अगर हम इस बार के एपीएससी एग्जाम को क्वालिफाई करना चाहते हैं। तो सर, सबसे पहले मैं आपसे यही पूछना चाहूंगा कि कैसा लग रहा है आप लोगों को, आपको एपीएससी ऑफिसर बन के, और क्या ये जर्नी वर्थ हार्ड वर्क थी जो आपने 2023 से पहले किया था? जी, थैंक यू कुलदीप जी। पहली बात तो यस, आई एम फीलिंग वेरी गुड। और जैसा कि सबको पता है, इट्स ए ग्रुप ए पोस्ट और यहाँ पे आपको एक लीडरशिप रोल में भेजा जाता है। इससे पहले मैं इनकम टैक्स में एज इंस्पेक्टर काम कर रहा था, सो आई नो द इंट्रिकेसीज ऑफ द ब्यूरोक्रेसी। और मेरे को आप सुपरवाइजरी रोल में, एक लीडरशिप रोल में आते हैं तो आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी ज्यादा है, बट यू कैन मेक लार्ज चेंज इन द ऑर्गेनाइजेशन। और जैसा कि इसका ईपीएफओ का हमारा वर्किंग है, आप सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहे हैं समाज के सबसे वल्नरेबल सेक्शन को, तो आपको डेली इंटरेक्ट करना पड़ता है काफी वल्नरेबल सेक्शन से, और आप उनकी ग्रीवांसेस को, उनकी नीड्स को इजिली जल्दी से आप उनको हेल्प कर पाते हैं। तो इट्स वेरी फुलफिलिंग एंड आई एम एंजॉइंग दिस पोस्ट। ग्रेट सर, ग्रेट। सर, आपके बारे में बच्चों को बताना चाहूंगा कि सचिव नेहरा सर ने 2023 का एपीएससी एग्जाम सिर्फ क्वालिफाई नहीं किया है, इन्होंने उसमें ऑल इंडिया रैंक 1 हासिल किया। और उनके जो मार्क्स हैं, तो सर आप शायद हैरान हो जाए सुन के कि इनके मार्क्स हैं 300 प्लस आउट ऑफ 400। मतलब यूपीएससी के ईपीएससी एग्जाम में जो कि बहुत डिफिकल्ट आया था 2023 में, कंपेयर टू 2015 और 2017 2021, उनमें इनके 300 प्लस मार्क्स हैं। तो आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। अगर कॉपी पेन लेकर बैठे हो तो बहुत बढ़िया, अगर नहीं भी बैठे हो तो वीडियो सेव कर लीजिए क्योंकि आप वीडियो आपको बार बार देखने की जरूरत पड़ेगी। सर, आपने जो है प्रिपरेशन काफी पहले से स्टार्ट कर दी थी। आप 2016 के सीजीएल एग्जाम में टॉप रैंकर्स में भी थे, ठीक है। उसके बाद आपने बहुत सारे और भी एग्जाम निकाले, बहुत सारे और एग्जाम्स का इंटरव्यू भी दिया। तो ये एपीएफसी आपकी जर्नी में कब आया सर, और कैसे आया? सर मैं आपको बताऊं, मैं वैसे 2013 में मैंने बीटेक कंप्लीट की थी। 2013 से ही मैं गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करने लग गया था, और पहला हमारा फोकस था सीजीएल। सीजीएल के साथ मैंने बैंकिंग के एग्जाम्स भी दिए, मेरा एसबीआई पीओ क्लियर हुआ। सीजीएल में मेरी ऑल इंडिया 14 रैंक थी 14 में, और 17 रैंक थी 2000 सीजीएल 15 में। उसके अलावा मैंने दिल्ली पुलिस का एग्जाम भी क्लियर किया, और असिस्टेंट कमांडेंट में एज आईटीबीपी भी सिलेक्शन हुआ। तो आप देख सकते हैं, तो बिल्कुल इनिशियल स्टेज से ही मेरा फोकस दोनों एग्जाम्स की तरफ था, सीजीएल बेस्ड भी और जीएस बेस्ड भी एग्जाम्स भी। उसके बाद मैंने यूपीएससी के लिए प्रिपेयर करना शुरू किया 2015 में, और 3-4 बार मैंने मेंस लिखे हैं। तो इसके साथ मेरा फर्स्ट इसके साथ इंटरेक्शन इस एग्जाम के साथ था 2015 में। जब ये एग्जाम आया, मेरे को इसके बारे में कुछ आइडिया नहीं था, मेरे को कोई सिलेबस का नहीं पता था। मैंने अपने फ्रेंड्स के कहने पे एग्जाम फॉर्म फिल किया और मैं देने चला गया, और मेरा एग्जाम 2 नंबर से ही रह गया था। तो उसका एक गिल्ट हमेशा था कि इतना अच्छे एग्जामिनेशन, इतना अच्छी पोस्ट थी, अगर मैं उस सिलेबस को थोड़ा सा भी देख लेता, थोड़ा भी एक्स्ट्रा पोर्शन अगर मैं रिवाइज करके चला जाता, तो शायद मेरा सिलेक्शन हो सकता था। तो वो गिल्ट हमेशा से बना रहा, और जब दोबारा मुझे मौका मिला 2023 में, तो मेरे को पता था कि इस बार ये एग्जाम निकलने नहीं देना हाथ से, क्योंकि इस एग्जाम्स की जो भी सिलेबस है मेरी स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग है। तो इस बार मैंने अच्छे से प्रिपेयर किया और रैंक 1 हासिल की। ग्रेट सर। दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं कि एक छोटी सी गलती ने सचिव नेहरा सर को 8 साल वेट करवाया उस पर्टिकुलर पोस्ट पे आने के लिए। तो आप लोगों को सर से लेसन लेके, लर्निंग लेके ये गलती अवॉइड करनी है और आपने इस एग्जाम को बहुत सीरियसली ही अप्रोच करना है। सचिव नेहरा सर, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। जब आपने इस एग्जाम के बारे में पहली बार सुना 2023 में, तो आपने एक लाइन बोली दोस्तों को, वो लाइन हमारे स्टूडेंट्स के साथ शेयर करना चाहेंगे? जी कुलदीप जी, एक्चुअली जब ये एग्जाम दोबारा आया तो मेरे फ्रेंड्स हम बैठे थे, और मेरे को किसी ने बोला कि एग्जाम के फॉर्म्स निकले हैं, और मेरे को पता था ये एग्जाम 15 में आया था, और कैसे मेरा एग्जाम 2 नंबर से रह गया था। और जब मैंने इसका सिलेबस दोबारा से ऑब्जर्व किया, क्योंकि मैं इनकम टैक्स में काम कर रहा था एज इंस्पेक्टर, तो मैंने अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स अकाउंट्स का भी मेरा पोर्शन सिलेबस सारा कवर्ड था। मैं इसके साथ ही एचसीएस का मेंस और इंटरव्यू रिसेंटली मैंने दिए थे इस एग्जाम से पहले, तो मेरा जीएस का पोर्शन भी कवर्ड था। तो इसका सिलेबस देखते ही मैंने अपने फ्रेंड्स को बोला था कि दिस एग्जाम इज मेड फॉर मी, और इस बार मैं आई विल गेट रैंक 1 और एटलीस्ट इन द टॉप 5 रैंक इन दिस एग्जामिनेशन। और तो जो वो आपने बोला सच वो आपने हुआ। कर दिखाया। जी। ग्रेट सर। सचिव नारायण सर, जब आपने ये एग्जाम का सिलेबस पहली बार देखा होगा तो आप ऑलरेडी प्रिपरेशन बोर्ड में थे बहुत सारे एग्जाम्स के। आप यूपीएससी का मेंस लिख चुके थे, आप हरियाणा सिविल बिल्कुल सर्विस का जो है इंटरव्यू देने वाले थे, आप यूके पीसीएस का शायद आपने मेंस लिखा था उस टाइम बिल्कुल। पर। तो आपने कैसे स्विच किया उन एग्जाम से इस एग्जाम की तरफ, क्योंकि इस एग्जाम की अपनी एक रिक्वायरमेंट है। तो आपने बिल्कुल। शायद वो रिक्वायरमेंट पहले समझी होगी। अब मैं वो भी जानना चाहूंगा कि आपने वो रिक्वायरमेंट कैसे समझी और फिर आपने कैसे प्लान करी इस पूरी एग्जाम की प्रिपरेशन? आई वॉज फॉर्चुनेट इनफ कि मैं
जैसा मैंने बताया कि एचसीएस और यूकेपीसीएस के मेंस मैंने लिखे थे, इंटरव्यू मैं उसी टाइम फेस कर रहा था। तो जैसे ही इस एग्जाम का नोटिफिकेशन आया, मेरे को पता था 4-5 मंथ्स है, तो उसके साथ ही मैं अपना एचसीएस का अगले वाला प्रीलिम्स भी दे रहा था। तो मेरा प्रीलिम्स के साथ ही जीएस का पोर्शन और करंट अफेयर्स वगैरह सारा हो रहा था। जैसे उसका प्रीलिम हुआ, इसमें 2 मंथ्स बचे थे कुलदीप जी, तो मेरे को पता था क्योंकि मेरा 60-70% सिलेबस काफी हद तक कवर्ड है, तो मेरे को 20-30 पोर्शन ही करना था अच्छे से कवर्ड। तो उसके लिए मैंने डेडिकेटेड लास्ट के 2-3 मंथ्स था जो मेरा टाइम, उसमें मैंने इसके जो एक्स्ट्रा सिलेबस है जिसको बोलते हैं हम इंडस्ट्रियल रिलेशन, लेबर लॉज, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, उन सब पे फोकस किया और उन सब के लिए स्ट्रेटजी बनाई। तो मेरे को उन चीजों की वजह से, उन एग्जाम्स की वजह से हेल्प मिली कि मेरा कुछ पोर्शन पहले ही कवर्ड था। इसके लिए आपको स्पेसिफिक स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी, जो कि इसके लिए मैंने बनाई और इसमें मैं कामयाब रहा। सर एक सवाल आता है यहाँ पे इस मोमेंट पे कि बच्चा ना कई बार इस एग्जाम की जो प्रिपरेशन कर रहा होता है उसके माइंड में काफी अनसर्टेनिटी रहती है कि नोटिफिकेशन आएगी भी या नहीं आएगी, मुझे कब इस एग्जाम की प्रिपरेशन स्टार्ट करनी चाहिए। तो आपके अकॉर्डिंग एक बच्चे को कैसे डिसाइड करना चाहिए कि उसे इस एग्जाम की प्रिपरेशन कब स्टार्ट करनी चाहिए? यही कुलदीप जी, मैं कहूंगा कि हर पर्सन डिफरेंट है, हर इंडिविजुअल यूनिक है कि वो अपनी लर्निंग कैपेसिटी या कहाँ पे है, वो खुद बता सकता है कि वो कहाँ पे स्टैंड कर रहा है। अगर मैं कहूँ कि कोई सीजीएल का एस्पिरेंट है और उसका मैथमेटिक्स, रीजनिंग, इंग्लिश अगर चीजें उसकी अच्छे से कवर्ड कर रखी है, उसको अच्छे से उस पर पकड़ है, तो इसका 60-70% सिलेबस उसके बाद भी काफी डिफरेंट है। उसके लिए उसको कम से कम 8 महीने 1 साल लगेगा ही लगेगा। इसके अलावा अगर कोई यूपीएससी एस्पिरेंट भी है, तो उसका जीएस का पोर्शन कवर्ड है। हाँ, सी सेट में उसका मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश भी काफी हद तक कवर होगा, बट स्टिल 30-40% सिलेबस ऐसा है जिसपे उसको अगर कमांड हासिल करनी है और इस एग्जाम में सिलेक्शन लेना है, तो एटलीस्ट 6 मंथ्स उसको देने पड़ेंगे, जो मुझे लगता है इसमें एग्जाम में सिलेक्शन लेने के लिए। तो अगर कोई एस्पिरेंट है, मुझे लगता है कि पहले अपना बेस कवर करे, अपना जीएस के पोर्शन कवर करे, अपना मैथमेटिक्स, रीजनिंग, इंग्लिश की चीजें उन पे पकड़ बनाए, और जैसे ही एग्जाम की नोटिफिकेशन के बारे में आपको कोई आइडिया लगता है, नोटिफिकेशन आने वाली है, या आपको जैसी नोटिफिकेशन आती है, उसके बाद डेडिकेटेड एक कोचिंग इंस्टीट्यूट की मदद से या एक फुल फ्लेज्ड अपना अच्छा प्रोग्राम बना के इसकी तैयारी पे कूद पड़े, तभी सिलेक्शन आई थिंक इज पॉसिबल। राइट सर। सचिव नहरा सर, जब आपने इसका सिलेबस देखा होगा तो आपने पाया होगा कि मुझे जीएस के पोर्शन यूपीएससी या एचटीएस की प्रिपरेशन से जो है कवर हो रहे हैं, जो क्यूआरई वाला पोर्शन मेरी सीजीएल की प्रिपरेशन से कवर हो रहा है, लेकिन कुछ एरियाज ऐसे थे जो आपने कभी शायद नहीं पढ़े थे। आप बीटेक बिल्कुल। बैकग्राउंड के थे, आपने कभी अकाउंटेंसी नहीं पढ़ा था, आपने कभी लेबर लॉस नहीं पढ़े थे। तो इन कंपोनेंट के लिए आपकी स्ट्रेटेजी क्या थी और आपने कौन से सोर्सेज फॉलो किए पर्टिकुलर कंपोनेंट्स को प्रिपेयर करने के लिए, और जी आपके मन कुलदीप, में कभी ख्याल आया कि मैं इन कंपोनेंट्स को छोड़ दूं? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल नहीं कुलदीप जी, क्योंकि मैंने अपना रिसेंट एक्सपीरियंस शेयर किया है। इन इन टॉपिक्स को मैं छोड़ के गया था और उसका नतीजा मैं भुगत चुका था। अगर आप इन टॉपिक्स को छोड़ के जाएंगे तो आपका सिलेक्शन डेफिनेटली नहीं होगा। तो जैसा मैंने जब इन सिलेबस के पोर्शंस को देखा, तो पहले मैंने 2 टेक्स्ट बुक्स मंगवाई कुलदीप जी। इंटरनेट पे जो भी किसी ऑथर की इन टॉपिक्स पे बुक मिली, मैंने मंगवाई। लेकिन मेरे को एक्चुअली ये एक्ट, आप इन एक्ट को देखेंगे तो ये काफी टेक्निकल है। इन एक्ट्स में डिफरेंट टाइम लाइन्स, डिफरेंट लिमिट्स की कितने पर्सन है, तो फैक्ट्री एक्ट में ये पॉसिबल होगा, मैटरनिटी एक्ट में ये होगा। तो वो आपको मतलब कोई कंसेप्ट नहीं है जिसको आप समझ सके, वो आपको लगेगा कि ये तो एक रट्टा मारने वाली चीजें हैं। तो उसके बाद मैंने, जब मेरे को उसमें मजा नहीं आया, तो मैंने कुछ यूट्यूब वीडियोज और आपकी कोचिंग इंस्टीट्यूट से मैंने कोचिंग मॉड्यूल लिया था। तो जब मैंने उसके कुछ पीडीएफ्स पढ़े, उसके जब क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए, तब मेरे को क्लैरिटी आई कि आप सिर्फ पढ़ के ये एग्जाम क्लियर नहीं कर सकते इन टॉपिक्स को। आपको इनके ऊपर कुछ वीडियोस देखनी पड़ेंगी, आपके कुछ अच्छे टीचर्स के लेक्चर्स भी अवेलेबल थे, कुछ अच्छे पीडीएफ, और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन टॉपिक्स पे ज्यादा एमसीक्यूज आपको मिलेंगे नहीं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप देखेंगे तो बहुत लिमिटेड मिलेंगे, उससे आपको पता नहीं चलता कि दिस व्हाट दिस एग्जाम इज डिमांडिंग फ्रॉम यू। तो आई थिंक एक अच्छा कोचिंग इंस्टीट्यूट इसमें काफी हेल्प कर सकता है कि आपको रेडीमेड मटेरियल भी प्रोवाइड कर रहा है, उस पर आपको यूट्यूब लेक्चर्स मिल सकते हैं जो कि ऐसे टेक्निकल पोर्शन को कवर करने में हेल्प करेंगे, और कुछ एमसीक्यू जो आपको बताएंगे कि आप इस स्टडी में, इस एग्जाम की प्रिपरेशन में कहाँ पे स्टैंड। दोस्तों आई होप आप लोग ये सेशन एंजॉय कर रहे होंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप लोग एपीएफसी और ईयू एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और इन एग्जाम्स की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन एक ही जगह पे चाहते हैं, तो आप लोग हमारी कंप्रेहेंसिव गाइड बुक डाउनलोड करना ना भूलें, क्योंकि वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर ऑल द इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग एपीएफसी एंड एग्जाम। और सबसे खास बात कि इस गाइड बुक में आप लोगों को डिकोडेड सिलेबस और सॉल्व पीवाईक्यूज मिल रहे हैं फॉर ऑल द एपीएफसी एंड ईयू पास्ट ईयर पेपर्स। तो आप लोगों को गाइड बुक पक्का डाउनलोड करनी है। ये गाइड बुक आपके लिए टोटली फ्री है और लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। राइट सर। सचिव नहरा सर, यहाँ पे एक और ऐसा कंपोनेंट जो बच्चों को काफी परेशान करता है वो है करंट अफेयर, क्योंकि हर एग्जाम की रिक्वायरमेंट अलग होती है करंट अफेयर की। तो एपीएफसी एग्जाम के लिए करंट अफेयर आपने किस तरीके से प्रिपेयर किया और अगेन सोर्स क्या था आपका करंट अफेयर प्रिपेयर करने का?
कुलदीप जी, जैसे मैं बताया, मैं एचसीएस के लिए प्रिपेयर कर रहा था हमारे सिविल सर्विसेज मेंस के लिए। तो उसके लिए जैसे यूपीएससी के जो एस्पिरेंट्स जो पढ़ते हैं विजन इंस्टीट्यूट के मटेरियल, ओनली आईएएस का मटेरियल, मैं वो भी स्टडी कर रहा था साथ साथ। और जब पता चला कि ये एग्जाम आया है, तो आप श्योर नहीं है कि आपके क्वेश्चंस करंट अफेयर के सिर्फ कंसेप्चुअल आएंगे या फिर स्टैटिक पोर्शंस जैसे पर्सन इन न्यूज, अवार्ड्स विनर्स, इस टाइप का आएगा। तो मैंने ट्राई किया कि मैं दोनों चीजें करूं। इसलिए मैंने रिसेंट 1 ईयर की कुछ जो मैगजीन्स आती है जिसमें स्टैटिक पोर्शन टाइप ये न्यूज भी होती है कि कौन पर प्रेसिडेंट है, कहाँ का, कौन से बुक ऑथर्स ने कौन सी बुक लिखी है, कौन अवार्ड्स मिले हैं। तो मैंने दोनों तरह के सिलेबस को कवर करने का सोचा। और इसके लिए मेरे सोर्स थे यूपीएससी के जो जनरल स्टडीज के बुकलेट्स आती हैं, और उसके साथ साथ जो करंट अफेयर की मैगजीन्स आती है, कि जिससे मैं किसी भी एक मैगजीन को आप अच्छे से 2 बार करें, आपका करंट अफेयर ऑलमोस्ट कवर हो जाएगा। राइट सर। सचिन मेहरा सर, मैं एक बात पूछना चाहूंगा तो, और आप इसका परफेक्ट आंसर दे सकते हैं क्योंकि आप उसी सिचुएशन में थे कि आप यूपीएससी के भी जो है एस्पिरेंट रहे, आप स्टेट पीसीएस के एग्जाम भी दे रहे थे, सर आपने एपीएफसी का एग्जाम भी दिया। जब बच्चा इन 3-4 डिफरेंट एग्जाम की तैयारी कर रहा है, उसको लग रहा होता है कि मैं 4 नावों में कहीं डूब ना जाऊं। हम्म। तो आपके मन में कभी ऐसा ख्याल आया कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ और मुझे किसी एक ही एग्जाम को फोकस रख के जो है अप्रोच करना चाहिए? देखिए, मेरे को लगता है कि ये आपको आपको इवेल्युएशन करना पड़ेगा खुद की स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेस का। लेट्स से आपके आगे 2 एग्जाम है जो कि सेम टाइम पे होने वाले हैं। एक लेट्स से सीजीएल टाइप है, एक यूपीएससी या जीएस बेस्ड एग्जाम है, कोई भी स्टेट सिविल सर्विसेज का। अगर आपकी स्ट्रेंथ एक तरफ लाई करता है तो मैं कहूंगा कि उनमें से एक चूज कीजिए, पहले उस पर फोकस कीजिए, उसको क्लियर कीजिए, और फिर दूसरे की तरफ सोचिए। बट आप जैसे मतलब कोई कोई पर्सन हो सकता है जिसके लिए मैथमेटिक्स रीजनिंग भी उतने ही कंफर्टेबल है वो उनमें, और जीएस के सब्जेक्ट्स भी अगर उसने पढ़ रखा है वो वहां भी कंफर्टेबल है, तो ही कैन टैकल बोथ। तो मुझे लगता है कि टाइमलाइन पे भी डिपेंड करेगा आपका अल्टीमेट गोल क्या है। अगर आपको पता है कि आपको सीजीएल टाइप एग्जामिनेशन ग्रुप बी पोस्ट आपको नहीं करनी है, आपको ग्रुप ए पोस्ट के लिए जाना है, तो आप वाई वेस्ट टाइम देयर। बट इस तरह के एग्जाम में मैं कहूंगा कुलदीप जी, कोई बार और एग्जाम्स की प्रिपरेशन हेल्प भी कर सकती है, कॉम्प्लीमेंट्री भी हो सकता है। कि जैसे रेगुलेटरी एग्जाम्स है, आरबीआई ग्रेड बी और इस तरह के एग्जामिनेशन आते हैं, तो कुछ सिलेबस हमेशा एक 60-70% सिलेबस में ओवरलैप होता है। तो कुछ एग्जामिनेशन आप इसलिए भी दे सकते हैं कि आपको अपनी प्रिपरेशन का लेवल पता लगता रहे। आप किसी भी एग्जाम को जब देते हैं तो आप में एक सीरियसनेस आती है, वो जो आपने तैयारी या जो सिलेबस कवर करेंगे वो कहीं ना कहीं दूसरे एग्जाम्स में भी हेल्प करेगा। तो आई थिंक इट कैन हेल्प इफ वी आर अवेयर इनफ। राइट सर, आपने बहुत सही बात बोली कि एग्जाम आपस में compete नहीं कर रहे हैं, ये आपस में कम्प्लीमेंट्री एग्जाम है। एक बिल्कुल एग्जाम की प्रिपरेशन आप दूसरे एग्जाम में यूटिलाइज कर सकते हैं, और अगर कर पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। जी। और सचिन मेहरा सर, आपने मतलब यहाँ पे एक पॉइंट और छेड़ा कि क्या बच्चों के लिए, यूपीएससी वाले बच्चों के लिए या फिर स्टेट पीसीएस वाले बच्चों के लिए एपीएफसी एग्जाम एक अच्छा प्लान भी है? बिल्कुल सर, मैं तो बोलूंगा कि ये सिर्फ यही एग्जाम नहीं। जैसे मैं बताऊं, जब मैंने यूपीएससी की प्रिपरेशन स्टार्ट की तो कुछ एग्जाम्स के बारे में मुझे नहीं पता था। जैसे मैंने एपीएफसी के बारे में नहीं पता था, असिस्टेंट लेबर कमिश्नर के बारे में नहीं पता था, आरबीआई ग्रेड बी एग्जामिनेशन के बारे में नहीं पता था। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वो बहुत से मेरे फ्रेंड्स हैं जो कुछ मौके चूक गए हैं इस नॉलेज ना होने की वजह से। तो आप चाहे आपका फोकस ग्रुप ए पोस्ट इन सिविल सर्विसेज हो या स्टेट सिविल सर्विसेज हो, जरूर आप इन एग्जाम्स का ध्यान रखें, इनकी टाइमलाइन को फॉलो करते रहे, क्योंकि इनका सिलेबस बिल्कुल सेम नहीं है बट बिल्कुल डिफरेंट भी नहीं है। कुछ 30% 40% सिलेबस है जो कि आप 4 to 6 मंथ्स अगर आप अच्छे से एक बार अगर आप अच्छे से पढ़ लेंगे तो वो कवर कर सकते हैं। तो आपके लिए डेफिनेटली एक ऑप्शन बी निकल के आता है। और की लाइफ में बहुत सारे आपने भी देखे होंगे एस्पिरेंट्स जो 6 अटेम्प्ट देने के बावजूद 6 बार इंटरव्यू फेस करने के बाद भी जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है। तो ऐसे ऐसे पर्सन के लिए मैं कहूंगा ये काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि आपको एक बिल्कुल सिविल सर्विसेज की पोस्ट के जैसी आपको हर चीजें, हर फैसिलिटी और हर वर्क रिस्पॉन्सिबिलिटी देने का मौका देती है आपको। तो बिल्कुल सही बोला आपने। मैं आपके सामने एक एग्जांपल बैठा हूँ जो यूपीएससी के भरोसे अपनी जिंदगी जो है जी। काफी दे चुका, और 3 बिल्कुल मेंस लिखने के बाद भी कहीं सिलेक्ट नहीं हुए, और दुख होता है सर कि प्लान भी चूज नहीं किया आईपीएफसी। बिल्कुल सर। सचिव सर, आप ऑलरेडी स्टेट सिविल सर्विस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे थे, आपने वहाँ पे जीएस प्रिपेयर कर लिया, सीजीएल की वजह से आपका क्यूआरई प्रिपेयर था। तो जब हम नए एग्जाम की तरफ जा रहे थे तो हमें कुछ पोर्शन नया कवर करना था, कुछ पोर्शन हमने ऑलरेडी कवर कर लिया था। तो बिल्कुल। आपका एक ओवरऑल स्टडी प्लान क्या था कि डे, एक डे को आप कैसे मैनेज कर रहे थे कि नया कवर भी करना है, पुराना जो है कंट्रोल में भी करना है? तो आपका स्टडी प्लान एक दिन का कैसे होता था, कितने घंटे आप किस पोर्शन को डिवोट करते थे? कुलदीप जी, मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी होती है जब भी आपकी सबसे पहले आप वीकनेस देखें जहां पे आप सबसे ज्यादा स्कोर इंप्रूव कर सकते हैं। तो जैसा मैंने बताया 30% 40% सिलेबस जो मेरे लिए नया था, मैंने सबसे पहले मॉर्निंग में उठ के मेरे फर्स्ट 6 to 8 आवर्स उसी के लिए डेडिकेटेड होते थे। तो उसमें
लेबर लॉज है, अकाउंटिंग है, कंप्यूटर का कुछ पोर्शन था जो कि मैंने काफी टाइम से रिवाइज नहीं किया था। तो मेरा सबसे पहला डे का सबसे मेन इंपॉर्टेंट टाइम इन्हीं टॉपिक्स के ऊपर जाता था। अब जो चीजें आपको ऑलरेडी कवर्ड है, आपको ही पता है, उसको पढ़ने में, उसको तैयार करने में आपको कभी मजा नहीं आएगा, इट विल बी बोरिंग। तो उसके लिए सबसे बेस्ट स्ट्रेटजी है, मेरे को लगता है सर, टेस्ट। टेस्ट आप करते रहिए। आपको कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं, कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट आपको अगर टेस्ट सीरीज दे रहा है तो वो जरूर ज्वाइन कीजिए, क्योंकि आपको जैसे मैथमेटिक्स है, मुझे लगता आता है, बट कभी कभी होता है कि एक दो क्वेश्चंस मेरे अटक जाएंगे, कुछ क्वेश्चन में टाइम लग रहा है, तो मैं उन स्पेसिफिक टॉपिक्स को देख सकता हूँ टेस्ट के बाद कि मेरे को कहाँ पे कोई कमी या वीकनेस आ रही है। और आपके जो क्वेश्चंस आप डेली इंप्रूव कर रहे हैं, नए नए पढ़ रहे हैं, तो आपको पता लगता रहेगा कि क्या मैं पेपर में कर पा रहा हूँ। तो इट विल बी रियलिटी चेक ऑल्सो, एंड ऑल्सो इट विल गिव यू रिवीजन फॉर योर ओल्डर टॉपिक्स जो आपको पहले पढ़े हुए हैं। तो मेरे को लगता है कि ये स्ट्रेटजी सही रहेगी सर, कि आप नए टॉपिक्स को अच्छे से डिटेल में पढ़ें, उनके एमसीक्यूज ट्राई करें, और हर रोज या एवरी अल्टरनेट डे एक टेस्ट करके देखें, जिससे आपको अपने पुराने टॉपिक्स भी रिवाइज होते रहे। मतलब आपके अकॉर्डिंग इस एग्जाम में सिर्फ सिलेबस प्रिपेयर करना इंपॉर्टेंट नहीं है, और सिलेबस को रिवाइज करते रहना और उसकी प्रैक्टिस करते रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल बिल्कुल कुलदीप जी। राइट सर। सर मैं एक और चीज पूछना चाहूंगा कि जब आप इस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे थे तो कुछ ऐसे दिन भी रहेंगे जहाँ रहे होंगे जहाँ पर आपको पढ़ने का मन नहीं कर रहा होगा, जहाँ पर आपको डर लग रहा होगा कि यार एग्जाम क्वालिफाई होगा नहीं होगा, आपको मोटिवेशन नहीं आ रही होगी, तो उन दिनों में मतलब आपने किस तरीके से खुद को हैंडल किया, कैसे खुद को मोटिवेट किया? हम्म। देखिए, कोई भी एग्जाम है, जब इसकी प्रिपरेशन करते हैं और एक लंबे टाइम तक करते हैं, तो डेफिनेटली ऐसे डेज आएंगे जहाँ पे आपकी एनर्जी कम होगी, आप में मोटिवेशन कम होगा। तो आई सिंपली ट्राई टू रिलैक्स एंड टेक माय माइंड ऑफ द स्टडी फॉर अ लिटिल बिट। और उसके बाद आप ये कर सकते हैं कि मैंने कभी भी देखा है कि कभी भी आप ऑफ ले या ब्रेक ले, इट शुड नेवर बी मोर देन 1 और 2 डेज। आप, हो सकता है किसी दिन आपका अच्छा मन नहीं कर रहा, आप अपने फ्रेंड्स के साथ एक आउटिंग कर ली, आपने कोई अच्छी मूवी देख ली, आपने रिलैक्स कर लिया, बट अगर 1-2 दिन से ज्यादा अगर वो ब्रेक होता है, तो वो आपकी पूरी प्रिपरेशन में जो एक कंटिन्यूटी होती है, आप उसको ब्रेक करेगा और आपको दोबारा उसी लेवल पे आने पे टाइम लगेगा। तो सिंपली टेक जस्ट फॉर फ्यू आवर्स ब्रेक, और उसके बाद दोबारा से ट्राई कीजिए, अच्छे मोटिवेशन लेक्चर से, अपने फ्रेंड से बात करके, जिनसे आप इंस्पायर्ड हैं, जो डेडिकेटेड है, उनसे बात कीजिए, थोड़ा कंपटीशन के माहौल में आइए, अपने टेस्ट सीरीज आप दे सकते हैं, जिससे अगर आपको लगे कि अभी आप स्टैंड नहीं कर रहे हैं अच्छे लेवल पे, तो वो आपको मोटिवेट करेगा डेफिनेटली कि आप दोबारा तैयारी के मोड पे आए। सच में सर, आपने बहुत सही बात बोली, और मैं आपको जितना जानता हूँ, जितना मुझे आपके बारे में पता है कि आपकी जर्नी जितनी स्मूथ लगती है ऊपर से देखने में, उतनी स्मूथ रही नहीं है। मतलब जी 2016 में आप इनकम टैक्स ऑफिसर बन गए, आपने काफी मतलब अच्छी पोस्ट हासिल करी, फिर भी आप पढ़ते रहे, आपने कभी भी पढ़ना छोड़ा नहीं, आपने मोर देन 600 बुक्स पढ़ी है जितना आपने मुझे बताया था। जी फिर उसके बाद फैमिली में पर्सनल लॉसेस आए, वाइफ का देहांत हुआ, फिर फादर का देहांत हुआ, तो उसके बाद भी आपने अपनी जर्नी को रोका नहीं सर। तो वो क्या मोटिवेटिंग फोर्स थी जो सचिन नेहरा को चलाए जा रही थी, रुकने से रोक रही थी कि नहीं रुकना नहीं है, और आपने मतलब इतनी बड़ी पोस्ट हासिल करी? क्योंकि दूर से देखने में चीजें सुहावनी है, लेकिन अंदर बहुत दर्द है, बहुत मूवमेंट्स रहे लो वाले। तो सचिन नेहरा सर, आपकी मोटिवेशन क्या थी कि भाई मुझे करना है, भले ही जितनी मर्जी लॉसेस क्यों ना है, मुझे उभरना है? क्योंकि आप एक इंस्पिरेशन है हम सबके लिए। तो कुलदीप जी, मैं दो चीजें बोलना चाहूंगा इस पे। फर्स्ट तो प्रिपरेशन, जैसे मैंने बताया, मेरे को बुक्स पढ़ने का शौक है, नई नई बुक्स, स्टोरीज, फिक्शन, नॉन फिक्शन, मैं सब कुछ पढ़ता हूँ। तो एक तो मेरे लिए रीडिंग कभी भी बहुत ज्यादा एक बर्डन नहीं था, मेरे को हमेशा मजा आता था। तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इसके अलावा मैथमेटिक्स, कोई भी चीजें हैं, जब मैं एक लेबर लॉज भी पढ़ने लगा, तो मेरे लिए हमेशा एक, जब भी कोई नई चीज आती है तो मैं उसको क्यूरियोसिटी से पढ़ने की ट्राई करता हूँ कि लेट्स सी क्या है, कैसे वर्ल्ड कैसे फंक्शन करता है। फर्स्ट चीज तो कि हाँ, मेरी जेन्युइन क्यूरियोसिटी थी, जो मेरे को लगता है कि मेरे को इतने दिन तक इस पाथ पे लगातार बनाए रखा कि मैं लगभग 8 से 10 साल लगातार प्रिपेयर कर रहा हूँ। दूसरा, आई वॉज फॉर्चुनेट कि मेरे पास कुछ अच्छे फ्रेंड्स थे जिन्होंने मुझे इस बुरे टाइम में मेरे साथ थे और मोटिवेट किया। थर्ड, मैं कहूंगा सर कि जब आप किसी भी जॉब में, आपको ही पता होता, जैसे मैं इनकम टैक्स में था, आई वॉज इंजॉइंग लिटिल बिट, वहां भी मैंने इंजॉय किया अपने उस प्रोफेशन में, उस वर्क को, बट कहीं ना कहीं एक एक टसक थी, एक कमी फील होती थी कि आई कैन डू मोर। तो जो वो आपको अंदर से आपको फील होता है कि आप कुछ ज्यादा कर सकते हो, और आपको पता है ज्यादा कोई करने के लिए आपको हाथ पे रख के नहीं बैठाएगा कि हाँ आइए और कुछ ज्यादा करिए, आपको वो अचीव करना पड़ेगा, आपको मेहनत करके दिखाना पड़ेगा कि आई कैन डू मोर। तो मुझे पता था कि मैं ज्यादा कर सकता हूँ, और उसके लिए मेरे को अपॉर्चुनिटी चाहिए थी, और इसलिए मैं लगातार इस पाथ पे बना रहा, क्योंकि कहीं ना कहीं वो फुलफिलमेंट फील नहीं होती थी, लगता था कि आई एम मेड फॉर समथिंग मोर। तो वो चीज ने, मेरे को लगता है कि इस पाथ पे मेरे को बनाए रखा। बहुत बढ़िया सचिन सर, बहुत बढ़िया। और आपका वो पाथ अब रुक गया है या फिर अभी भी आप उस पाथ पे हैं, अभी भी आप पढ़ाई कर रहे हैं, अभी आप नहीं, बुक्स पढ़ रहे हैं?
बिल्कुल कुलदीप जी, अभी देखिए, अभी किसी और एग्जाम के लिए कोई मैं प्रिपेयर नहीं कर रहा हूँ, बट लर्निंग का हमेशा जारी रहेगा। जैसे इस डिपार्टमेंट में भी आप आके आपको पता लगता है कि आपको सो मैनी एक्ट्स पढ़ने हैं, सो मैनी मैनुअल्स है। यहाँ पे भी बहुत चीजें आपको डेली सीखनी पड़ती है और करनी पड़ती है, वो सिलसिला। और इसके अलावा जो मेरा हॉबी है डिफरेंट बुक रीडिंग, वो जारी है और जारी रहेगी। और सभी ग्रेट को सर। बोलूंगा कि अपना एक क्यूरियोसिटी बनाइए लाइफ में, वर्ल्ड में, तो वो आपको काफी आगे लेके जाएगी। ग्रेट सर। और मैं दोस्तों को बताना चाहूंगा कि सचिव नेहरा सर ने अपना रैंक तो वन इंश्योर किया ही किया, लेकिन इनके साथ जो इनके दोस्त थे उनकी भी सिलेक्शन हुई है पीएफसी एग्जाम में। जी पूनम जी। मैम को मैं जानता हूँ, जिनसे हमने इंटरव्यू भी लिया था, उनकी भी सिलेक्शन हुई। उन्होंने उन्होंने बताया कि सचिव सर ने उनको बहुत मोटिवेट किया, ना सिर्फ खुद पढ़ते थे बल्कि उनको भी पढ़ाते थे। सचिव सर, आप हम सब के लिए भी इंस्पिरेशन है। अब सचिव सर, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि जब आपने एपीएफसी एग्जाम के पुराने पेपर देखे होंगे और 2023 का पेपर देखा होगा, 2 जुलाई 2023 के 2:30 बजे के टाइम पर, तो आपको लगा होगा कि यार ये पेपर तो डिफिकल्ट आ गया बहुत, मतलब मैं तो ऐसा पेपर बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। तो आपने बिल्कुल। कैसे अपना कंपोजर इंश्योर किया कि यार नहीं, मुझे इस पेपर को ऐसे डील करना है? आपकी स्ट्रेटेजी क्या रही ऑन द स्पॉट पेपर को मैनेज करने की? कुलदीप जी, सबसे अच्छा मेरे को लगता है कि डिसीजन क्या था, जैसे मैंने ईओ का एग्जाम, आपको पता होगा, उस दिन मॉर्निंग शिफ्ट में ही हुआ हाँ था। जी। हाँ और जी। वैसे मेरा माइंड पूरी तरीके से मतलब एक सेट था कि मैं ईओ एग्जाम्स के लिए अपनी ये पोस्ट नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि मैं यहाँ पे ऑलमोस्ट इनकम टैक्स ऑफिसर उसके इक्विवेलेंट पोस्ट मेरे को मिली हुई थी। और मैं यहाँ पे दिल्ली में था और ईओ में मेरे को पता नहीं कहाँ जाना पड़ता। बट मैंने फिर भी वो एग्जाम के लिए फॉर्म फिल किया था। मेरे को था कि एक एक्सपीरियंस होगा, एक मतलब सेम सिलेबस है तो मेरे को पता लगेगा कि अपना लेवल कहाँ पे स्टैंड करता हूँ। मुझे लगा था शायद ये आगे पीछे एग्जाम कभी होंगे। तो जिस उस मॉर्निंग में जब मैंने यो वाला एग्जाम देखा, तो आपको पता होगा उसका एग्जाम का लेवल भी काफी हार्ड था। तो बिल्कुल उस सर। उसी ने हमें बिल्कुल एक शॉकिंग था। बिल्कुल जैसे मैंने बताया कि मेरे को लगा था कि मेरे को माइंड में था कि मैं टॉप ही करूंगा। बट जब मैंने ईओ के एग्जाम में इंग्लिश के क्वेश्चंस बहुत आराम आराम से कर रहा था मैं, और लास्ट तक जाते जाते मैंने देखा कि मेरा एग्जाम पूरा ही नहीं हो रहा है। और मेरे लिए काफी सरप्राइजिंग था, क्योंकि आज तक कोई एग्जाम ऐसा हुआ नहीं था जिसमें मेरे को टाइम की कोई प्रॉब्लम आए। तो उस एग्जाम ने, कहूंगा मैं कुलदीप जी, काफी हद तक प्रिपेयर कर दिया था मेरे को। हालांकि मेरा वो एग्जाम भी क्लियर हुआ, यो भी, उसका इंटरव्यू मैंने नहीं दिया। बट उस सेटबैक ने, उस शौक ने मुझे हेल्प किया। अब मुझे पता था कि पेप्सी का एग्जाम भी कुछ ऐसा ही आने वाला है। तो 2:30 पे जब ये एग्जाम स्टार्ट हुआ, तो आई वाज प्रिपेयर्ड कि 1 मिनट भी खराब नहीं करनी है। और इंग्लिश और मैथमेटिक्स जो मेरा स्ट्रॉन्ग जोन है, जो स्ट्रॉन्ग सूट है, वहां पे मैंने शुरू से ही स्पीड अच्छी बनाए रखी, ताकि एग्जाम अच्छे से पूरा उसके। दूसरा मैं कहूंगा कुलदीप जी, तैयारी, क्योंकि एक लेवल अप की हमेशा रही है कि हमने, मेरे को पता था जैसे इससे पहले के एग्जाम्स थोड़ा इससे कम लेवल के आए थे। बट क्योंकि मैं यूपीएससी और स्टेट सिविल सर्विसेज के लिए प्रिपेयर कर रहा था, उसके लिए आपको एक अपना हाईएस्ट लेवल तैयार करना पड़ता है। तो आई थिंक उसने हेल्प किया कि मेरे को, कि इसका लेवल अगर अप भी आया तो मेरे लिए वो काफी सरप्राइजिंग नहीं था, और मैं ये क्वेश्चन भी सोल्व कर पाया। सचिव सर, आपने बहुत ही अच्छा एग्जांपल हम सबको दिया है कि जब हमारा पहला पेपर खराब हो जाता है तो काफी बच्चे होप हार जाते हैं कि यार ये तो क्या हुआ, ये का पेपर ही खराब हो गया, हमारा एबीसी कैसे निकलेगा, अब तो हम डील ही नहीं कर हम्म। पाएंगे। और मेरे पास कम से कम 50 बच्चों के फोन आए जिन्होंने इस तरह की सिचुएशन मुझे बताई। बिल्कुल। बट आप इतने फ्लेक्सिबल थे अपनी अप्रोच में, आपकी आपने पहले पेपर से लर्निंग ले ली। आपने 2 घंटे के अंदर लर्निंग लेके उस लर्निंग को सेकंड पेपर में अप्लाई किया और इतना अच्छा रिजल्ट आपने इंश्योर किया। तो आपको भरोसा था कि आपको जो है रिक्रूटमेंट टेस्ट क्वालिफाई करने की कॉल रोल नंबर आपका पक्का लिस्ट में आएगा? ये कुलदीप जी, ये मैं सीरियल के टाइम भी जैसे मेरे फ्रेंड से मजाक में बोलता था, जैसे उस टाइम भी मेरी अच्छी प्रिपरेशन थी। तो जैसे कोई कई बार मेरे से पूछते थे कि अगर पेपर टफ आ गया, लेट से शुरू के 4-5 क्वेश्चन नहीं हो रहे, क्योंकि आपको सबसे वर्स्ट फेज आपके लिए एग्जाम में यही होता है कि आप मैथमेटिक्स लेट से स्टार्ट करने लगे, और होता कई बार कि लेट से 2-3 क्वेश्चन ही नहीं हो रहे हैं। क्या आपका वो सबसे टफेस्ट क्वेश्चन आपके बिल्कुल स्टार्टिंग में आ जाए, तो आपकी क्या स्ट्रेटजी रहनी चाहिए? तो मैं उनको एक ही बात बोलता था कि अगर ये सोचना है, अगर मुझसे नहीं हो रहा तो किसी से नहीं हो रहा। तो ग्रेट। कुलदीप जी, मेरी स्ट्रेटजी हमेशा यही थी। योग का एग्जाम भी मैंने बताया बिल्कुल लास्ट तक मुश्किल से कंप्लीट हुआ, शायद 1-2 क्वेश्चन मेरे मैथमेटिक्स के रह भी गए जो मैं सोल्व नहीं कर पाया था। बट मेरे को फिर भी लग रहा था कि मेरे को अगर दिक्कत हुई है तो सबको ही हुई है। तो मैं हमेशा अपने आप पे एक सेल्फ बिलीफ था, और इसी बिलीफ की वजह से मेरे को ये पता था यो भी पीएफसी भी एग्जाम मेरे दोनों क्लियर होंगे, क्योंकि मैंने अगर मेरे को प्रॉब्लम हुई है तो सबको ही हुई है। ग्रेट सर, ग्रेट। तो सर, जब आपने रिक्रूटमेंट टेस्ट क्वालिफाई कर लिया, उसके बाद इंटरव्यू का प्रोसेस चला, और इंटरव्यू का प्रोसेस बहुत लंबा चला सर, मतलब उन्होंने लगभग 1.5 साल बाद इंटरव्यू जो है कंडक्ट करवाए पीएफसी के। तो वो जो था कि भाई इंटरव्यू आ रहे हैं फिर नहीं आए, फिर आ रहे हैं फिर नहीं आए, तो उस टाइम पर सचिन मेहरा सर ने कैसे इंटरव्यू की प्रिपरेशन को मैनेज किया सर, और कौन से ऐसे एरियाज थे इंटरव्यू प्रिपरेशन के जो आपने प्लान किए अपने लिए? हम्म। देखिए कुलदीप जी, मैं कहूंगा कि ये सबके लिए फ्रस्ट्रेटिंग था। जैसे ही एग्जाम दिया, हम सबको उम्मीद थी कि 2-3 मंथ्स में इंटरव्यू आ जाएंगे। बट काफी टाइम लग गया, और उस वजह से हर किसी को ये प्रॉब्लम हुई कि वो अपनी कंटिन्यूअस प्रिपरेशन नहीं कर सका।
मेरे लिए थोड़ी कुछ चीजों ने हेल्प की, जैसे मेरे को न्यूज़पेपर पढ़ने का रेगुलर हैबिट है, तो मेरे लिए मैटर नहीं कर रहा था कि वो इंटरव्यू आज होगा या 1 साल बाद होगा, क्योंकि मैं वैसे भी अपना न्यूज़पेपर वगैरह रीडिंग कर ही रहा था। इसके अलावा मैं जैसे इससे रिसेंटली मैंने टाइम में मैंने बताया कि आपको एचसीएस और उत्तराखंड पीसीएस के इंटरव्यू मैंने फेस किए थे लास्ट 1 साल पहले ही। तो मेरे को उस प्रिपरेशन की वजह से भी मेरे कुछ टॉपिक्स, जो भी मेरी पर्सनल इंफॉर्मेशन है, जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ, जो मेरा बैकग्राउंड है, वो सब चीजें, जो मेरी हॉबीज है, उनके ऊपर मैंने एक्सटेंसिव नोट्स बना रखे थे। मैंने उन चीजों के ऊपर काफी क्वेश्चन सोच रखे थे। मैंने चैट जीपीटी वगैरह का यूज किया, क्या क्या क्वेश्चन हो सकते हैं मेरे हॉबीज से रिलेटेड। तो वो ऑलरेडी मैं प्रिपेयर्ड था, और वो साथ साथ मैं थोड़ा थोड़ा कर ही रहा था। और जैसे एग्जाम की डेट, इस इंटरव्यू की डेट आई, तो मैं और मेरे कुछ फ्रेंड्स थे, पूनम जैसे, हमने एक दूसरे से क्वेश्चंस पूछे, एक दूसरे से अपने आंसर्स को डिस्कस किया कि जैसे गुड आंसर और नोट। तो आई थिंक दैट हेल्प्ड अ लॉट इन द इंटरव्यू। तो सर आपका इंटरव्यू कैसा चला, मतलब कितने वहाँ पे क्वेश्चन पूछे गए, कितने मिनट का आपका इंटरव्यू था और पैनल में कितने मेंबर थे सर? पैनल में कुलदीप जी 4 मेंबर्स थे। और मेरे को लगता है कि जो हमारे चेयरमैन थे बोर्ड के, वो स्पिरिचुअलिटी में काफी इंक्लाइंड थे, और मेरी हॉबी भी स्पिरिचुअलिटी थी, बुक रीडिंग थी। तो मेरे आई थिंक 50% ऑफ इंटरव्यू मेरा शुरू में उन्होंने लिया, आप कौन सी बुक्स पढ़ते हैं, ओशो, सदगुरु, इनकी मेडिटेशन टेक्निक्स, कुंडलिनी मेडिटेशन टेक्निक्स, और उनसे रिलेटेड, जिसमें मैं काफी, मेरे को लगता है कि काफी अच्छे लेवल पे मैंने पढ़ा था, और मैं काफी अच्छे से आंसर कर पाया। उसके अलावा मेरा जो ऑप्शनल हिस्ट्री था, उससे रिलेटेड काफी क्वेश्चंस पूछे। तो मेरा इंटरव्यू आई थिंक 25 मिनट्स चला। मोस्टली इट वाज अराउंड अराउंड स्पिरिचुअलिटी, बुक रीडिंग एंड हिस्ट्री। हिस्ट्री में जैसे मैं नारनौल से बिलोंग करता हूँ, वहाँ पे राखी गढ़ी साइट है। हाँ मैंने जी। अपने इंटरव्यू में जानबूझ के मेंशन किया था ताकि मुझसे क्वेश्चन पूछे। उन्होंने उससे क्वेश्चंस पूछे भी। और तो जहां तक मुझे लगा कि मैं अपने इंटरव्यू को अपने हिसाब से थोड़ा मोल्ड कर पाया, अपनी डायरेक्शन में ले जा पाया, और जिसका मुझे आई थिंक बेनिफिट मिला, क्योंकि मेरे 70 मार्क्स है। आई थिंक सेकंड हाईएस्ट मार्क्स है मेरे एपीएफसी इंटरव्यू में। ग्रेट सर, ग्रेट सर। आपने यहाँ पे पॉइंट शेयर किया कि आपने इंटरव्यू को अपनी डायरेक्शन में चलाया। सर जी। एक स्टूडेंट जो भी एग्जाम की तैयारी कर रहा है, उसका रिक्रूटमेंट टेस्ट क्वालिफाई हुआ है, जो थोड़ा खुश भी है और थोड़ा डरा भी हुआ है आगे इंटरव्यू को फेस करने के लिए, तो वो कैसे इंश्योर कर सकता है कि वो अपने इंटरव्यू को अपनी डायरेक्शन के हिसाब से चलाए? मतलब आप क्या टिप्स देना चाहेंगे कि जिसके थ्रू वो इंश्योर कर पाए? मैं कहूंगा कुलदीप जी, जैसे हर किसी को अपनी स्ट्रेंथ पता होती है। जैसे मेरे को मेरी स्ट्रेंथ पता थी कि मैं बहुत अच्छी, मैंने बुक रीडिंग की है। मैंने ऑलमोस्ट 600 बुक्स, नॉन फिक्शन बुक्स पढ़ी है। तो मैं चाह रहा था कि उससे रिलेटेड कुछ पूछा जाए। तो जैसे कि लेट्स से वो पूछते मेरे से, आप कैसे हेल्प करेंगे किसी भी क्वेश्चन में, कोई भी क्वेश्चन, लेट्स से वो पूछ ले मेरे से, ईपीएफओ में कैसे हेल्प करेंगे। तो मैं जानबूझ के उस आंसर में कहीं ना कहीं ये डालूंगा, सर आई कैन यूज क्रिएटिव थिंकिंग, जो कि इस ऑथर ने इस बुक में लिखा है, उसका यूज करके मैं ईपीएफओ को बेटर बनाऊंगा, ताकि वो मेरे इंटरव्यू कहीं ना कहीं मेरे डायरेक्शन में जाए। जैसा उन्होंने मुझसे पूछा आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, मैं नारनौल से बिलोंग करता हूँ, राखीगढ़ी से कोई लिंक नहीं है। मैंने फिर भी बोला कि सर एक प्लेस कॉल्ड नारनौल, सिचुएटेड नियर एंशियंट राखीगढ़ी साइट। क्यों? क्योंकि वो मेरा ऑप्शनल हिस्ट्री था, मैं चाह रहा था वहां से क्वेश्चन पूछे। और उसके बाद उन्होंने मेरे से एंशियंट काफी क्वेश्चंस पूछे, हड़प्पा संस्कृति से रिलेटेड, चोला ब्रोंज स्कल्पचर से रिलेटेड, और मैं उसके लिए प्रिपेयर्ड था। तो मेरे को लगता है जो चीज आपकी स्ट्रेंथ है, उनको आप आंसर में इंक्लूड करें उन बातों को, ताकि उनसे क्वेश्चन पूछने पे वो मजबूर हो, और आप अपने इंटरव्यू को अपनी डायरेक्शन में ले जा सके। ग्रेट सर, आपने बहुत ही अच्छा ये जो है एक्सप्लेन कर मुझे काफी अच्छी एक बात ये लगी कि आप रेडी थे चीजों को फेस करने के लिए, आप कहीं भी डरे हुए नहीं थे। और इसका शायद लॉजिक ये था कि आपने बहुत अच्छी प्रिपरेशन कर रखी थी। ग्रेट सर। सचिव सर, एक और बात मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि जब रिजल्ट आया फाइनल, तो क्या रिएक्शन थी आपकी, आपके फ्रेंड्स की? मतलब एक तो आपने पार्टी दी होगी, वो तो चला ही होगा जश्न वगैरह, लेकिन एक मोमेंट भी रही होगी कि हाँ, जो मैंने बोला वो मैंने प्रूव कर दिया, वो अकम्प्लिशमेंट की फीलिंग आपको आई होगी। तो हम्म। आप थोड़ा एक्सप्लेन करना चाहेंगे कि रिजल्ट जब आया तो आपकी क्या रिएक्शन थी, आपकी फैमिली की क्या रिएक्शन थी? मेरे फ्रेंड और पूनम, हम सब साथ ही थे जब रिजल्ट आया। तो एक्चुअली जैसे ही रिजल्ट आया, तो मेरा लिंक खुल नहीं रहा था। मैं उस पे पीडीएफ या कुछ लिंक था, वो खोलने की कोशिश कर रहा था, बट वो लिंक खुल नहीं रहा था। तो एक्चुअली फ्रेंड पूनम ने मेरा रिजल्ट देखा था। और रिजल्ट, क्योंकि वो खुद एंक्सियस थी अपने रिजल्ट के लिए, तो मेरे रिजल्ट की तो बात ही नहीं हुई। उसने जस्ट बोला, सचिव तुम्हारी रैंक 1 है, अब साइड में हो जा, मेरा देख लेते। तो मैं कहूँ कि हम वेट ही कर रहे थे कि पूनम का भी सिलेक्शन हो, और देन वी कैन एंजॉय एंड सेलिब्रेट। तो उसका भी सिलेक्शन हुआ। उसके बाद हमने काफी, एक दूसरे फ्रेंड थे, हमने सेलिब्रेट किया, अपने पेरेंट्स को बताया, तो दे वर वेरी हैप्पी, क्योंकि उनको भी काफी टाइम से वेट था कि कब ये तैयारी छोड़ेगा, कब ये प्रिपरेशन खत्म होगी, और कब हम आगे की सोचे। तो आई थिंक वो भी खुश हुए कि अब ये फाइनली प्रिपरेशन खत्म होगी। ग्रेट सर, ग्रेट। बहुत अच्छा लगा ये सुन के सर मुझे। सर आपने जॉब के साथ इस एग्जाम की तैयारी कर रहे थे, आप एक प्रोफेशनल पर्सन थे,
और जॉब के साथ काफी लोगों को ऐसा लगता है कि हम ऐसे एग्जाम्स, ऐसे डिफिकल्ट एग्जाम की तैयारी कर भी पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, तो उन्हें डाउट आता है। आपके मन में भी आया होगा कि यार मैं उन लोगों से कम्पीट कर रहा हूँ जो फुल टाइम प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो ये आपने कैसे मैनेज किया कि मुझे जॉब के साथ इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को ऐसे हैंडल करना है? देखिए, मैं कहूंगा कुलदीप जी कि ये बिल्कुल डिफिकल्ट है, और मैं ये नहीं कह सकता, ये तो नहीं कहूंगा कि हर कोई कर सकता है या हर किसी की जॉब अलाउ करती है। मैं खुद 2018-19 में, जब मेरा इनकम टैक्स में असेसमेंट यूनिट है हमारे यहाँ, जहाँ पे थोड़ा वर्कलोड ज्यादा होता है, जब वहां पे मेरा ट्रांसफर हुआ सर, मैं डेफिनेटली खुद भी अपनी प्रिपरेशन नहीं कर पाया, और मैंने यूपीएससी पे अपनी प्रिपरेशन को बीच में विराम दे दिया था। मुझे लगा था नहीं मैनेज हो रहा, नहीं हो पा रहा। लेकिन इस टाइम आई वॉज फॉर्चुनेट इनफ कि हमारे इनकम टैक्स की ट्रेनिंग विंग में था। वहां पे थोड़ा वर्कलोड कम था, ऑनलाइन ट्रेनिंग्स करवा रहे थे, तो थोड़ा टाइम मिल रहा था। मेरे सीनियर्स काफी कोऑपरेटिव थे। जब भी कोई एग्जाम नजदीक आता था तो दे वर वेरी लिबरल कि आपको लीव चाहिए, आपको यहाँ आगे पढ़ना है, आप टाइम ले सकते हैं। तो मैं कहूंगा कि अगर आप फॉर्चुनेट है इस एस्पेक्ट में कि आपको थोड़ा टाइम निकाल सकते हैं या आपका वर्कलोड कम है, तो डेफिनेटली वो हेल्पफुल होगा। लेकिन अगर आपका वर्किंग काफी डिफिकल्ट है, काफी टीडियस जॉब है, तो उसमें आपको बहुत एक्स्ट्रा एफर्ट्स डेफिनेटली करने पड़ेंगे, और आपको हमेशा एक कंपटीशन फील होगा कि कुछ लोग करोल बाग में बैठ के 18 घंटे 16 घंटे पढ़ रहे हैं और आप 4 घंटे पढ़ रहे हैं, तो आपको फील होता है कि मैं compete नहीं कर पाऊंगा। बट अगर आपके बेस या कंसेप्ट अच्छे हैं, तो मेरे को लगता है compete कर सकता है हर कोई। अगर 4 आवर्स भी अगर आप क्वालिटी के निकाल सकते हैं, तो मेरे को लगता है कि इट्स नॉट इम्पॉसिबल। और कुछ मेरे दोस्त मेरे को और भी मिले यहाँ पे, जो बैचमेट्स मिले, अराउंड 20-25% लोग ऑलरेडी वर्किंग थे कुलदीप जी, प्राइवेट जॉब्स भी कर रहे थे, गवर्नमेंट जॉब भी, कैग जैसे, इनकम टैक्स जैसे डिपार्टमेंट्स आए जहाँ काफी वर्कलोड है। तो इट्स डेफिनेटली डुएबल। और उसमें मेरे को लगता है कि और अच्छी गाइडेंस या कोचिंग इंस्टीट्यूट वगैरह की हेल्प लेंगे तो जरूर और बेटर रिजल्ट्स आ सकते हैं, क्योंकि खुद से ग्रेट करने में काफी टाइम लगेगा। ग्रेट सर, ग्रेट सचिन सर, एक और क्वेश्चन पूछूंगा, एक दो क्वेश्चन और पूछूंगा, फिर आपको मैं विराम दूंगा बिल्कुल। सर। सर, जो ये प्रिपरेशन थी, इसमें आपको सबसे बड़ा चैलेंज क्या लगा? कौन सी ऐसी मूवमेंट थी जहाँ पे आपको लगा कि यार ये बहुत डिफिकल्ट पार्ट है, इसको अगर हैंडल कर ले तो शायद एग्जाम की सिलेक्शन इंश्योर कर लूंगा मैं? हम्म। इस एग्जाम में मैं कुलदीप जी, वैसे मतलब एज सच बहुत डिफिकल्टी किसी चीज में नहीं आई, बट जो मैंने बताया कि लेबर लॉज से रिलेटेड टॉपिक्स थे, उन टॉपिक्स के ऊपर कोई एक स्टैंडर्ड सोर्स नहीं है जिसके ऊपर आप पूरा ट्रस्ट कर सके, कि आपको पता हो यहाँ से सब आ जाएगा। जैसे पॉलिटी है, आपको पता लक्ष्मीकांत पढ़ना है आपको, कि हो ही जाएगा, इससे बाहर कुछ नहीं आना। आपको मॉडर्न हिस्ट्री का पता है, स्पेक्ट्रम पढ़ सकते हैं, आपके कुछ स्टैंडर्ड सोर्स होते हैं नॉर्मली टॉपिक्स के। तो यार लेबर लॉज के ऊपर कोई अच्छी बुक और जो अच्छे से एक्सप्लेन करे, जिसमें अच्छे से क्वेश्चन हो, ऐसा कुछ मिल नहीं रहा था। तो वो आई थिंक थोड़ा चैलेंज था कि कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जिनके ऊपर ज्यादा एक्सपर्टाइज नहीं है लोगों की, जो आप पूछ सके किसी से। तो वहां पे मैंने जैसे बताया कि आपको खुद एफर्ट्स करने पड़ते हैं, बुक्स से, यूट्यूब वीडियो से, कोचिंग मटेरियल से। तो आपको खुद से एक अच्छा सोर्स खुद का डेवलप करना पड़ता है, और नोट्स बना के, मैंने एक्सटेंसिव नोट्स बनाए थे इसके लिए। मैं एक ही टॉपिक को कई जगह से रेफर करता था, और उसका जो क्रक्स और उसका जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, मैं उन पे अपने नोट्स बनाता था। तो आई थिंक दैट वाज क्वाइट अ चैलेंज, उसके अलावा कोई ऐसा चैलेंज नहीं मिला। एंड सचिन सर, इस प्रिपरेशन जर्नी में आप अगर कुछ लोगों को मेंशन करना चाहें जिन्होंने आपको सपोर्ट किया, जिन्होंने आपको हेल्प करी, फैमिली, फ्रेंड्स, तो प्लीज आप कर सकते हैं वो मेंशन। जी, मेरे मतलब सबसे ज्यादा हेल्प मैं एक्चुअली मेरे फ्रेंड सुमित और पूनम, जिनके साथ मैं रह के प्रिपरेशन कर रहा था, उन्होंने एक माहौल दिया। और जैसा मैंने बताया कि पर्सनल ट्रेजिडीज काफी फेस की इस टाइम में, मेरी वाइफ, मेरे फादर और मेरी सिस्टर की डेथ्स भी हुई कोरोना में। तो उस टाइम पे कुछ लोग थे जिनके साथ मैं नॉर्मल फील कर सकता था, जो मेरे को मूड मेरा चीयर अप करते थे, तो उसकी वजह से मैं शायद ये प्रिपरेशन कर पाया। उसके अलावा मेरे 2-3 फ्रेंड्स हैं जो कि इस जर्नी में मेरे साथ रहे हैं। कोई यूपीएससी की तैयारी में निकल गया, किसी ने स्टेट सिविल सर्विसेज निकाला है, कोई सीजीएल की पोस्ट से लगा, बट दे यूज टू इंस्पायर मी। जैसे मेरे फ्रेंड्स सुनील लोरा, रणदीप मलिक, जगबीर गौतम, अमल लोहान, ये कुछ फ्रेंड्स थे जिनको देख के मैं इंस्पायर होता था कि ये लोग भी लगे हुए हैं, इतनी तैयारी कर रहे हैं, इतने टाइम से एफर्ट्स कर रहे हैं, और सब एक नॉर्मल बैकग्राउंड से आके सबने अपनी हार्ड वर्क से अपने अच्छे अच्छे एग्जाम्स क्लियर किए। तो आई यूज टू लुक अप टू देम कि मैं अपनी तैयारी स्टार्ट रखूं और जारी रखूं। ग्रेट से ग्रेट। एंड सचिन सर, इस प्रिपरेशन में अगर हम आपके कहीं काम आए हो तो आप मेंशन कर सकते हो एडुटेक ने आपकी कैसे हेल्प करी? बिल्कुल बिल्कुल कुलदीप जी, मैं बार बार बोलता हूँ, मेरे पास अब भी कॉल्स आते हैं कि बहुत से लोगों के गाइडेंस के लिए कभी एग्जाम आ रहा है, कहाँ से कोचिंग ले। तो मैं सबको एक ही नाम बोलता हूँ, क्योंकि मेरे को एक ही नाम पता है, मेरे को कोई सी इंस्टीट्यूट का नाम पता भी नहीं है। और मैंने एडुटैप का कोर्स लिया था, मैंने बताया, आपकी पीडीएफ्स मैंने खुद पढ़ी, स्पेशली अकाउंटिंग, लेबर लॉज और कंप्यूटर से रिलेटेड।
जो पीडीएफ मेरे को काफी अच्छी लगी, क्योंकि यूनिट वाइज उनको बनाया गया है और हर यूनिट के बाद कुछ टेस्ट को क्वेश्चन थे, एमसीक्यू 30-50। और सबसे अच्छी चीज लगी मेरे को उसमें जो ऑल इंडिया रैंक का फीचर था। आप अपना टेस्ट देंगे और आपको पता लगेगा कि आपका रैंक कहाँ है। और मेरे को ये बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मैं हमेशा से कम्पिटिटिव गाय रहा हूँ, जिसको हमेशा से होता है कि टॉप 10 में कब आऊंगा, ऑल इंडिया सीजीएल हो या दिल्ली पुलिस हो। तो मेरे को जब तक मैं ऑल इंडिया टॉप 10 में नहीं आऊं, मेरे को चैन नहीं पड़ता था। और मेरे को ये रैंकिंग वाला ये चीजें बहुत एक्साइट करती है। इसकी वजह से आपको एक इंटरनल मोटिवेशन आता रहता है। तो मैं सबको सबको बोलूंगा कि आप प्लीज, अगर आप बिल्कुल अनश्योर है, आपको नहीं पता आपको तैयारी कैसे करनी है, गो कनेक्ट विद एडुटैप। मैंने खुद इनसे कनेक्ट किया और मैं सभी को ये सजेस्ट करता हूँ कि अगर आपको अनश्योर है तो जरूर आप कोचिंग ले। और कोचिंग आपके रास्ते को मैं कहूंगा कि 50% ईजी कर देगा। बिल्कुल। ग्रेट सर। एंड सचिन सर, अब हम एंड में आ चुके हैं, तो आप जो एडवाइस देना चाहें हमारे फ्यूचर एस्पिरेंट्स को, जो काफी डरे हुए हैं कि भाई नोटिफिकेशन आएगी या नहीं आएगी, सर एग्जाम होगा या नहीं होगा, हम प्रिपरेशन फुल फ्लेज्ड करें या ना करें, क्या करें, तो उनको आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे, उनको आप किस तरीके से गाइड करना चाहेंगे सर इस प्रिपरेशन जर्नी में? मैं चाहूंगा कि आप उनको अपना जो है एक आशीर्वाद दें, उनको अपनी गाइडेंस दें। देखिए, मैं इतना ही बता सकता हूँ, क्योंकि मेरे को डिपार्टमेंट के इंटरनल थोड़ा सा पता है। मैंने खुद अपने कुछ, मेरे पास काफी लोगों के कॉल्स आए थे कि क्या प्रोसेस चल रहा है, ये कब तक वैकेंसी आएगी। तो देखिए, इसमें गारंटी से आप कुछ नहीं कह सकते, बट इंटरनल हमारे रिक्रूटमेंट रूल्स चेंज होने की कगार पे हैं। उनके लिए फाइल्स चली हुई है। अब वो जल्दी से रिक्रूटमेंट रूल्स जैसे ही फाइनल होंगे तभी नोटिफिकेशन, ये उससे पहले भी करवा सकते हैं, यूपीएससी एग्जाम्स कंडक्ट करवा सकते हैं रिक्रूटमेंट रूल्स फाइनल होने से पहले भी। तो देर आर वेरी हाई चांसेस। हमने वैकेंसीज भेजी हुई है यूपीएससी को। अब टाइमलाइन कोई श्योरली नहीं बोल सकता, बट डेफिनेटली इन नियर फ्यूचर हम वैकेंसी देखने को मिलेगी। और जो भी अनश्योर है कि प्रिपरेशन अभी स्टार्ट करें या बाद में, मैं कहूंगा अभी स्टार्ट करें। आपको टाइम नहीं मिलेगा, 3-4 मंथ्स में नोटिफिकेशन के बाद एग्जाम आ जाता है। और इसमें कोई ये नहीं कि क्वालिफाइंग एग्जाम है उसके बाद आप तैयारी कर सकते हैं, एक ही एग्जाम होगा। तो आप अभी से स्टार्ट करें, अपने जो भी वीक कमजोर टॉपिक्स है उनको पहचाने और उन पे अभी से एफर्ट स्टार्ट करें, तभी आई थिंक सिलेक्शन इज पॉसिबल। ग्रेट सर, ग्रेट। सचिन सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, आपने बहुत डिटेल में हमें हर एक चीज को एक्सप्लेन किया, आपने हर बात बहुत दिल से बताई, और मैं आशा करता हूँ कि बच्चों को काफी मजा आया होगा। एंड बच्चों, अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है इस सेशन के रिगार्डिंग, तो आप इस वीडियो कमेंट सेक्शन में हमें शेयर कर सकते हैं। एंड सचिन सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो ग्रेट, मच कुलदीप जी। इट ग्रेट वाज सर। नाइस टॉकिंग टू यू। आपका बिल्कुल मेरी इस जर्नी में आपका योगदान रहा है, और मैं उसके लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद भी करता हूँ। एंड इट वाज ग्रेट इंटरेक्टिंग विद यू। सेम हियर सर, सेम। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू।